जी, स्वागत है बिताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग इतिहास में मौर्य वंश के बारे में समझ रहे थे। मौर्य वंश में हमने अब तक 3 वीडियो क्लिप को अपलोड किया है। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिए जाएंगे, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए मौर्य, हालांकि हमने सारे डिटेल्स को समझा, उस समय के राजनीतिक विस्तार क्या थे, सामाजिक विस्तार क्या थे, उस समय धार्मिक विस्तार क्या रहा। आप देखेंगे मौर्य वंश में अलग अलग धर्म आते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के मानने वाले जो है राजा होते हैं। अब उसी में आप देखेंगे कि जब बौद्ध संप्रदाय जो है सबसे ज़्यादा माना जाने लगा या जैन ज़्यादा होने लगा, तो उसके बाद एक नए साम्राज्य का उदय होता है जो मौर्योत्तर काल में। उस साम्राज्य का नाम होता है मौर्य ब्राह्मण साम्राज्य। ये ब्राह्मणों का जो है उदय यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक, इसके बाद देखेंगे कि अशोक के समय में सबसे ज़्यादा बौद्ध का जो है प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है और धीरे धीरे पूरे देश में, पूरे साम्राज्य में जो बौद्ध का विस्तार ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बाद ब्राह्मण लोग का जो है धीरे धीरे विस्तार शुरू होने लगता है। मौर्य में सबसे अंतिम जो मौर्य शासक था वह था बृहद्रथ। बृहद्रथ की जो है इसी का सेनापति जो था पुष्यमित्र शुंग, और इसी पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके एक नए वंश की नींव डाल दी जिसका नाम था शुंग वंश। इसको आप एक आसानी से ट्रिक से समझेंगे। हम एक बार और आपको ध्यानपूर्वक इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने देखा था कि जब महाजनपद का चैप्टर शुरू किए थे तो उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में था मगध, और मगध का जो है विस्तार हर्यक वंश से शुरू होता है। हर्यक वंश आते हैं, इसके बाद शिशुनाग वंश आते हैं, इसके बाद नंद वंश आते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक महापद्म नंद होता है, और उसके बाद महापद्म नंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश शुरू रखता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं आपको 3 जानवर बताऊं कि मोर, सुग्गा और एक कौवा, तो तीनों में से सबसे ज़्यादा पसंद आप किसको करिएगा? तो स्वाभाविक है कि तीनों में से सबसे ज़्यादा पसंद आप मोर को करिएगा। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि सुग्गा और कौवा, तो सुग्गा और कौवा में किसको अच्छा ज़्यादा पसंद करिएगा? तो स्वाभाविक है कि इसके बाद आप सुग्गा को पसंद करिएगा। इसके बाद अगर मैं कहूँ अंत में क्या बच गया, तो कौवा बच गया। देखिए यही आपका ट्रिक है। ट्रिक में सबसे पहले जो है कौन सा वंश आया? मौर्य वंश आया। और सुग्गा से क्या समझिएगा कि शुंग वंश आया, और कौवा से क्या समझिएगा तो कण्व वंश आया। इसी तरीके से मैंने इससे पहले एक ट्रिक दिया था जिसका नाम था हसीन। तो आप बोल सकते हैं हसीन, मोर, सुग्गा, कौवा। हसीन मतलब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, उस तरीके से शुंग वंश, और उसके बाद क्या आया तो कण्व वंश आ गया। तो यहाँ से भी इस ट्रिक से आप जो है क्रम को याद रख सकते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में क्रम पूछ देता है कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तो उससे आपका जो है यहाँ से क्लियरेंस हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे कि मौर्य वंश में का जो अंतिम शासक होता है बृहद्रथ, उस समय क्या होता है कि उसकी जो है साम्राज्य जो है विस्तार जहाँ हुआ था वो साम्राज्य का विस्तार सिमट गया और सिर्फ पाटलिपुत्र तक ही साम्राज्य रह गया। इसी को इसमें आप देखेंगे अशोक की मृत्यु होने के बाद छोटे छोटे संप्रदायों में अलग अलग शासक होना शुरू हो जाते हैं, और इसी के क्रम में बृहद्रथ की जो सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, इसी ने इसकी हत्या करके और एक नए वंश की नींव रख दी 185 ईस्वी पूर्व में, जिसका नाम था शुंग वंश। और यह विषय इसमें देखेंगे कि यह जो है स्पेशली जो है ब्राह्मण साम्राज्य का इसमें उदय कराता है। ब्राह्मणों के प्रति जो है इसकी ज़्यादा यानी वैष्णव संप्रदाय को जो है ज़्यादा अभिमत देता है और उसका प्रचार प्रसार शुरू कर देता है। इसी में देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे मौर्य वंश की जो राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसने राजधानी को सबसे पहले परिवर्तित करता है और राजधानी लेकर चला जाता है विदिशा, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। यही देखेंगे कि इसके समय में पुष्यमित्र शुंग के समय में अश्वमेध यज्ञ होता है, जो कि हिंदू धर्म का जो है ये सबसे बड़ा यज्ञ होता है, और इसलिए उस यज्ञ को कराता है अश्वमेध यज्ञ, जो किसके नेतृत्व में कराता है तो पतंजलि जो है एक विद्वान थे, उनके नेतृत्व में जो है कराता है। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि पतंजलि किनके समकालीन थे, तो जवाब होगा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, यानी पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। अब यहाँ पर देखेंगे एक और पॉइंट आता है कि पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को हराया था, जो हिंद यवन था, हिंद यूनानी था।
इसी के समय में जब मौर्य का ये अंत हुआ, मौर्यों का साम्राज्य का समाप्तिकरण हुआ, तो कुछ बाहरी आक्रांता भी आए, बाहरी जो है इस देश भारत को विजिट करने के लिए, इस क्षेत्र का अलग अलग साम्राज्य को अपने अधीन लेने के लिए कई शासक बाहर से आए। उसमें आप देखेंगे कि यूनान, इधर आपके यूनान क्षेत्र से, जैसे मैं यहाँ पे मैप से समझाने की कोशिश करूँ कि यूनान क्षेत्र में ये पूरा का पूरा जो है सिकंदर का क्षेत्र था पहले, और 326 ईस्वी में इसने महापद्मनंद के साथ जो है युद्ध करने की नीति से भारत आया था, लेकिन युद्ध कर नहीं पाया, व्यास नदी से लौट गया। ठीक इसके बाद 305 ईस्वी पूर्व में आप देखेंगे कि सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, वह ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध करता है और अपनी पुत्री हेलेना से विवाह कराकर और चला जाता है। अब इसी में आप देखेंगे कि जैसे ही सेल्यूकस निकेटर की मृत्यु होती है, तो उस क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जगह जगह जो सेल्यूकस निकेटर जो है साम्राज्य को अपने अधीनस्थ रखा था, उन साम्राज्यों को अपने अपने जो है उस साम्राज्य में जो है ना छोटे छोटे सामंत विभक्त हो गए, और वो अपने आप को जो है, जो गवर्नर थे, जो राज्यपाल थे जिस क्षेत्र के, वो अपने आप को शासक मानने लगे। और इसी क्षेत्र में यहाँ पर यूनान क्षेत्र में ही एक बैक्टीरिया नाम का प्रदेश है, और उसी बैक्टीरिया नाम के प्रदेश में देखेंगे कि डेमेट्रियस जो है, ये डेमेट्रियस अपने आप को जो है ये स्वतंत्र कर देता है और इस क्षेत्र को एक शासक के रूप में मानता है, और यही चल देता है भारत को भी विजिट करने के लिए। इधर भारत को विजिट करने के लिए डेमेट्रियस आता है, और उसने एक डेमेट्रियस वंशज को रखा, इसने पंजाब क्षेत्र को जो है विजिट कर लेता है, और इसी में आप देखेंगे कि उसका ही प्रतापी शासक होता है मिनांडर, और मिनांडर के साथ युद्ध जो होता है, इधर आप देखेंगे कि मगध साम्राज्य में, यानी कि जो शुंग वंश का जो प्रतापी शासक था पुष्यमित्र शुंग, उसके साथ इसका युद्ध होता है, इसकी लड़ाई होती है, और मिनांडर को वहां से खदेड़ देता है। तो इसकी भी चर्चा आपको देखने को मिलेगा कि पुष्यमित्र शुंग ने ही मिनांडर को हराया था, पराजित किया था, जो हिंद यूनानी था, यानी हिंदुस्तान में यूनानियों का आक्रमण हुआ था, उसने अपने आप को शासक मान रहा था और हिंद यूनानी कह रहा था, उसको भी इसने खदेड़ने का काम पुष्यमित्र शुंग ने किया। तो यहाँ से भी एक पॉइंट्स आता है, इसके बारे में हम लोग एक बार और चर्चा करेंगे जब हम विदेशी आक्रांता, जब मौर्य वंश के बाद जो आते हैं उनके बारे में एक और वीडियो बनेगा, तो उसमें आप विशेष रूप से समझेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि एक और हमें एक पुस्तक मिलती है जो मालविकाग्निमित्र, जिसके लेखक कालिदास है, और ये गुप्त वंश में कालिदास एक ग्रंथ की रचना करते हैं, उसमें इनकी चर्चा करते हैं अग्निमित्र की। अग्निमित्र जो है शुंग वंश का ही एक शासक था, जो प्रेम विवाह किया था किससे, मालविका से। तो अग्निमित्र ने प्रेम विवाह किया था मालविका से, इसकी चर्चा जो है आपको मिलेगा मालविकाग्निमित्र, जिसको किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा था। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है एनसीएम से, तो इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन करके आप इसको समझ सकते हैं। इसी में आप देखेंगे कि यह शुंग वंश का जो सबसे अंतिम शासक था वह था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसने भी एक गलती कर दिया क्या कि देवभूति जो है, इस देवभूति की हत्या जो है इसका ही सचिव, सेक्रेटरी। अब समझिए कि गलती क्या हो जाती है कि यदि आप अपने पूरी शासन व्यवस्था अपने किसी सेक्रेटरी को या अपने किसी सेनापति को आप हस्तगत करते हैं, तो वहाँ से स्वाभाविक है कि जब आपकी पूरी सत्ता उसके हाथों में जाती है तो वो आपकी हत्या कर सकता है, ये निश्चित बना रहता है। तो अंतिम शासक इसका देवभूति रहता है, और इसी की हत्या जो है आप देखेंगे कि वासुदेव करके और एक कण्व वंश की स्थापना कर देते हैं। इसमें हम देखेंगे कि शुंग वंश में और क्या क्या काम हुआ था, उस कार्यों को समझने का प्रयास करते हैं। इसी के समय में स्तूप का निर्माण हुआ था, जिसमें भरहुत स्तूप और सांची का स्तूप पहले से था, और उसमें सांची की स्तूप में आप देखेंगे कि लकड़ी की वेदिका बनी हुई रहती थी, जिसे बाद में पाषाण की वेदिका यानी पाषाण की रेलिंग बनाया गया। तो इसी के समय में यानी पुष्यमित्र शुंग के समय में ही जो स्तूप होता था, स्पेशली आप स्तूप देखेंगे कि इस प्रकार होता है, इसके चारों तरफ जो है लकड़ी की जो है रेलिंग लगा हुआ रहता था। इस लकड़ी की रेलिंग को हटाकर और इसी के समय में बहुत अच्छा पाषाण की रेलिंग यानी पत्थरों की रेलिंग की गई। इसी के समय कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है बौद्ध धर्म का जो है अंत करने वाला ये एक शासक है, और बौद्ध धर्मिष्ठ जो बौद्धिस्ट लोग थे, इनके खिलाफ जो है कई प्रकार के षड्यंत्र भी रचा करते थे। कहते थे कि जो है पुष्यमित्र शुंग जो है बौद्ध का जो है हत्यारा है, बौद्धों का हत्यारा है। और कई जगह से तो ये भी प्रमाण मिला है कि लिखित मिला है कि जो पुष्यमित्र शुंग जो था वो
ऐलान किया था अपने पूरे साम्राज्य में कि अगर कहीं पर भी बौद्धिस्ट दिखे तो उसका सर काट कर लेकर आओ। हालांकि ये सब जो है किंवदंती है, ये एक अफवाहें थी। तो इस प्रकार का अगर ये बौद्ध का जो है ये रहता, उसको मरवाने वाला होता, तो फिर सांची का स्तूप इतना बढ़िया कैसे बनवा दिया, सोचने वाली बात है। भरहुत का स्तूप इतना अच्छा कैसे बनवा दिया। तो इसका जो है पुष्यमित्र शुंग का जो है, इसने स्वाभाविक है कि इसने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया, उत्थान किया, लेकिन किसी अन्य धर्मों का जो है हरास करने का प्रयास नहीं किया। इसके खिलाफ षड्यंत्र बौद्धिस्टों ने रचे थे। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी के समय में मनुस्मृति की स्थापना का काल माना जाता है कि इसी के समय में मनुस्मृति, आपने सुना होगा कि जो ये होता है शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो कानून होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर जो है नारद स्मृति, उसके बाद इधर आप देखेंगे कि मनुस्मृति देखने को मिलेगा। तो इसी के समय लॉ एंड ऑर्डर जो है इसी के आधार पर पालन किया जाता था। इसके बाद भी कई कालों तक इसका जो है मनुस्मृति लगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न आ जाता है कि मनुस्मृति की रचना किस शासक के क्रम में हुई थी। तो उसका जवाब यही होगा, पुष्यमित्र शुंग ने। तो हमने इसको समझ लिया। एक बार और हम इसको शॉर्टकट में समझे कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी बृहद्रथ की हत्या करके 185 ईस्वी पूर्व में। बृहद्रथ मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था और इसने पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी जो है सबसे पहले कहाँ लेकर आया, विदिशा में। और पुष्यमित्र शुंग के समय में ही दो अश्वमेध यज्ञ होते हैं। और अश्वमेध यज्ञ होते हैं किसके आधार पर, तो पतंजलि के अनुसार पतंजलि विद्वान इसका जो है अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। इसी में एक और शासक की चर्चा मिलती है, अग्निमित्र की। और अग्निमित्र जो है प्रेम विवाह किया रहता है मालविका से। इसका एक ग्रंथ बना हुआ है जिसका नाम मालविका अग्निमित्र है, जिसको कालिदास ने गुप्त के समय में लिखा था, नोट डाउन किया था। इसी में देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने ही मेनांडर की जो है मेनांडर को पराजित किया था, जो हिंद यवन था, जो विदेशी आक्रांता था, जो अपने भारत में प्रवेश किया था, इसको समाप्त किया था। इसी में आप देखेंगे इसका अंतिम शासक देवभूति होता है। इसने स्तूप, सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप जो है निर्माण कराता है और पाषाण की रेलिंग वगैरह बनाने का काम शुरू करता है। इसने वैष्णव धर्म का जो है संरक्षक बना, वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार उत्थान ज़्यादा किया। इसी के समय में मनुस्मृति की स्थापना होती है। और इतना ही से लगभग प्रश्न वगैरह आपके परीक्षा में आते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ जानने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी में आप आगे देखेंगे क्या, कण्व वंश की स्थापना होती है। कण्व वंश की नींव, इसके बाद जो है आपको बता दें कि पुष्यमित्र शुंग वंश का जो अंतिम शासक होता है जिसका नाम देवभूति होता है। और देवभूति की हत्या करके वासुदेव कण्व वंश की स्थापना कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि कण्व वंश का स्थापना वासुदेव के द्वारा किया जाता है। और इसका अंतिम शासक जो है सुशर्मा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, सिर्फ इसके संस्थापक और सिर्फ इसके जो है अंतिम जो है शासक के रूप में देखने को मिलेगा, सुशर्मा के रूप में। तो ये पॉइंट आप समझ सकते हैं कि कण्व वंश की स्थापना किसने किया, वासुदेव ने। और इसका जो अंतिम शासक जो था वो था सुशर्मा था। यहाँ तक आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब इसमें देखेंगे कि इस समय जो है इसका साम्राज्य जो है बहुत विस्तार नहीं था। इसका साम्राज्य जो है सिमट कर सिर्फ पाटलिपुत्र के क्षेत्र में ही रह गया। अब देखेंगे कि यही चीज़ जब मौर्य वंश था तो उस समय साम्राज्य का विस्तार वृहद रूप से देखने को मिला। और मौर्य वंश की जो है साम्राज्य जैसे ही समाप्तिकरण होता है उसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे सामंत बट जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के राजा हो जाते हैं और इसके साम्राज्य का विस्तार कम होने लगता है। ठीक इसी तरीके से पुष्यमित्र शुंग जो था, शुंग वंश में कुछ साम्राज्य का विस्तार तो था, लेकिन उसके बाद जैसे ही कण्व वंश आता है तो उसमें साम्राज्य का जो है ह्रास होना शुरू हो जाता है। और इसमें सिर्फ संस्थापक को और अंतिम जो शासक थे उन्हीं को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रश्न आता है कि कण्व वंश के संस्थापक कौन थे, याद रखना होगा वासुदेव। अगर याद नहीं होता है तो एक आसानी से ट्रिक समझिए। कण्व वंश का मतलब होता है कान, जो काना हो गया, और वसु मतलब कि बांस देना। आप सुने कि भाई आँख तुम्हारा डैमेज क्यों हो गया, तो बांस कोई दे दिया। तो वासुदेव यानी वासुदेव किसकी स्थापना की, कण्व वंश की स्थापना की।
जिस तरीके से आपको याद हो जाए उसको नोट डाउन करके याद कर लीजिए, 2-3 बार सुनकर याद कर लीजिए, लेकिन इससे याद जरूर कर ले। ये कई बार एग्जाम वगैरह में आता है कि कण्व वंश की स्थापना किसने की थी, और कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था, जो शर्माते हुए जो है इस वंश की समाप्त कर देते हैं। इसी में आप देखेंगे कि सुशर्मा की हत्या जो है सातवाहन जो आते हैं, यानी कि इधर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र हैं वहाँ से, स्पेशली जो आप देखेंगे कृष्णा और गोदावरी नदी के क्षेत्रों में कुछ ब्राह्मण साम्राज्यों का उद्भव होता है, और वहाँ से सातवाहन वंश की स्थापना शुरू होती है। स्थापना वंश जिसमें सिमुक जो है, सिमुक स्थापित करते हैं सातवाहन वंश, और इसी ने इसकी सुशर्मा की हत्या कर और इसने सातवाहन वंश की नींव रख दी है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है कण्व वंश में साम्राज्य का विस्तार नहीं रहा, सिर्फ पाटलिपुत्र तक रहा, लेकिन जैसे ही सातवाहन आते हैं, यानी सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर एक सातवाहन वंश की नींव रखते हैं, इसमें साम्राज्य का विस्तार आपको देखने को मिलता है। इसने अपनी राजधानी जो है प्रतिष्ठान लेकर चले गए, यानी महाराष्ट्र लेकर चले गए। महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है प्रतिष्ठान, और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र होता है, उन्हीं क्षेत्रों में लगभग इस वंश का जो है साम्राज्य का विस्तार होता है। कृष्णा और गोदावरी नदी के क्षेत्रों में इसका विस्तार ज्यादा देखने को मिलेगा। इसका जो प्रमुख शासक था नाम था गौतमी सातकर्णी। देखिए याद रखना बहुत आसान है, सातवाहन मतलब सातवाहन मतलब सात गाड़ी वंश समझ लो। तो सातवाहन वंश की संस्थापक कौन थे? सिमुक थे, ठीक है, जो सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव रखी। इसी के समय में सातकर्णी यानी सात कार्य करने वाले को कहा जा सकता है। हालांकि नाम जो है उस समय सातकर्णी जो है प्रतापी शासक के रूप में था, और इसमें जो शासक होते थे वो अपनी माता के नाम के बाद अपना नाम रखते थे, यानी गौतमी इनकी माँ का नाम था और गौतमी पुत्र सातकर्णी। उस समय जितने शासक आपको देखने को मिलेंगे वो अपनी माँ के नाम के बाद ही अपना नाम रखते हैं। आज भी देखते हैं कि महाराष्ट्र गुजरात क्षेत्रों में जाते हैं तो पिता के नाम के बाद पुत्र का नाम रखा जाता है। अगर तमिल क्षेत्र में जाते हैं तो आज भी देखने को मिलेगा कि पहले दादा हैं, उसको पहले ये होता है जगह का नाम, फिर दादा परदादा का नाम, फिर दादा का नाम, फिर उसके पिता का नाम, फिर अपने नाम रखते हैं। तो ये एक लंबा टाइटल जोड़कर जो है नाम रखते हैं। तो उस समय यही था कि माता के नाम के बाद जो है पुत्र अपना नाम रखता था। तो इस समय प्रमुख शासक के रूप में गौतमी पुत्र सातकर्णी होते हैं, जिसने सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों और भिक्षुकों को भूमि दान देने की परंपरा शुरू की थी। सबसे पहले प्रश्न आपसे आता है कि सबसे पहले कौन सा ऐसा वंश था जिसने भूमि को अनुदान के रूप में शुरू किया था? तो भूमि अनुदान के रूप में सातवाहनों ने ही शुरू किया था, जो ब्राह्मणों और भिक्षुकों को जो है दान के रूप में भूमि देना शुरू कर देते थे। और यहीं से एक और पॉइंट शुरू होता है कि सामंतों का विस्तार यहीं से शुरू होता है। जब कोई सातवाहन, जब कोई राजा आएगा और किसी ब्राह्मणों को जो है पूरी ज़मीन का प्लॉट दान में दे देगा, तो धीरे धीरे जो है उसका जो है सामंत, यानी उसने कहा कि इस पूरे एक गांव का जो है हेड बना दिया गया, फिर उस तरीके से 2 गांव का हेड बना दिया गया, 3 गांव का हेड बना दिया गया। तो वहाँ से सामंत शुरू होते हैं, छोटे छोटे राजा शासक शुरू होते हैं, और फिर एक विशाल युद्ध की तरफ हम लोग देखेंगे कि आगे एक विशाल युद्ध होता है जो गुप्त वगैरह का हमें समझने को मिलेगा। तो एक एटलीस्ट आप देखेंगे कि यहीं से जो है सामंतों का विस्तार भी देखने को मिलेगा। जब कभी स्टेट पीसीएस का एग्जाम वगैरह लीजिएगा तो उसी में आपसे प्रश्न कभी कभी आता है कि सामंतों के विस्तार से आप क्या समझते हैं, तो उसका जवाब आपको इसी हिसाब से लिखना होगा कि जब भूमि अनुदान देने की परंपरा शुरू करते हैं सातवाहनों ने, तो वहीं से छोटे छोटे सामंतों का विस्तार शुरू होना लाजमी हो जाता है, और वो चीज़ें आप आगे भी देखेंगे। इसीलिए सबसे पहले सातवाहनों ने इसी के समय में, सातवाहन वंश के समय में ही सीसा, चांदी, पोटीन और कांसे आदि के सिक्के चलाए गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सिक्का था वह शीशे के सिक्कों का प्रचलन सबसे ज़्यादा था सातवाहनों के समय में। सातवाहन संभवतः आप देखेंगे कि मातृसत्तात्मक थे। मातृसत्तात्मक इसलिए कि जो उनके परिवार थे, परिवार में जब अपना नाम रखते थे तो माँ के नाम के साथ अपना नाम रखा करते थे, इसलिए इन्हें मातृसत्तात्मक परिवार कहा जाता था। लेकिन जब राजा बनने की बात आती थी तो राजा जो है पितृसत्तात्मक थे।
इसमें कहीं भी आप ये नहीं देखेंगे कि राजा के रूप में किसी महिला को बनाया जाए, यानी राज दरबार के रूप में किसी महिला को रखा जाए। तो इसलिए कहा जा सकता है कि मातृसत्तात्मक रूप में सिर्फ परिवार थे, लेकिन राजा बनने की बात आती थी तो पितृसत्तात्मक थे। लेकिन वही जब हम सिंधु घाटी सभ्यता समझे थे, जो पहली नगरीकृत सभ्यता थी, उस समय आप देखे थे कि वो जो सत्ता थी मातृत्व सत्तात्मक थी, जो कि उस समय जो है महिलाओं का वर्चस्व बहुत अच्छा था, इसलिए उसे मातृत्व सत्तात्मक कहा गया। इसमें भी आप देखिए कि थोड़े बहुत मातृसत्तात्मक तो है, लेकिन पूरी तरह से मातृसत्तात्मक नहीं है। अब इसके बाद आप इस समय देखेंगे कि सातवाहनों के समय में कुछ जो है कला जो है उद्भव होता है, कला को देखने को मिलेगा, जिसमें कार्य चैत्य। चैत्य का मतलब होता है बौद्ध की एक धर्म स्थल जहाँ पूजा वगैरह किया जा सके, एक चैत्य का निर्माण करना। जैसे बौद्ध स्तूप आपने देखा जिसमें किसी बौद्धिस्ट का जो है अवशेष को रखा जाता था, वैसे ही चैत्यों का निर्माण होना शुरू हो गया था। इस समय ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया, अमरावती कला का प्रयोग किया गया। ब्राह्मी लिपि आप समझे थे कि अशोक के समय में लगभग जितने आंतरिक शिलालेख मिले हैं उन सभी शिलालेखों पे लगभग ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। इसके पिछले क्लास के वीडियो में मैंने इसका बारे में पूरा डिटेल्स आपको समझाया था। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे कि इस भारत साम्राज्य में एक और वंश आता है जिसका नाम है चेदी वंश, यानी अशोक के मृत्यु के बाद कलिंग जो है पुनः अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है और वहां पर एक नए वंश आते हैं जिनका नाम होता है चेदी वंश। और यह जो है इसका प्रमाण हाथी गुफा के अभिलेख से मिलता है, जिसने आप देखेंगे कि चेदी वंश में सबसे प्रमुख जो प्रतापी शासक होते हैं वो खारवेल होते हैं और पुनः वापस क्या करते हैं, मगध पर आक्रमण करते हैं। किस लिए? तो एक टाइम था जब महापद्मनंद ने कलिंग को जीतने के लिए कलिंग पर आक्रमण करता है, लेकिन पूरी कलिंग को जीत तो नहीं पाता है। वहां से एक मूर्ति को लूट कर लेकर आ जाता है जो जिन सेन की मूर्ति कहा जाता है, जिन देवता की मूर्ति जो जैनी लोग मानते हैं। तो वहां पे कहीं जिन सेन मिलेगा तो कहीं जिन शीतलनाथ मिलेगा। तो जिन सेन की मूर्ति महापद्मनंद जो है लूट कर वहां से लेकर आ जाता है और पुनः जब अशोक की मृत्यु होती है, क्योंकि अशोक जो है पूरी तरह से कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लेता है, जीत लेता है। ये अपने 14वें शिलालेख में भी उसके बारे में चर्चा किया है कि कलिंग के युद्ध के बाद हमारा हृदय जो है पिघल गया है ना। तो इसके बारे में भी चर्चा हमने पिछली क्लास के वीडियो में डिटेल्स में दिया था। और जैसे उसकी मृत्यु होती है तो वहां पर खारवेल जो है प्रतापी शासक होता है, पुनः मगध पर जो है आक्रमण करता है और वहां से जिन शीतलनाथ की मूर्ति को जीत कर वापस लेकर चला जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे भी प्रश्न आ जाता है कि चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो बता सकते हैं खारवेल। किसने जिन शीतलनाथ की मूर्ति को वापस लेकर आया? तो बता सकते हैं खारवेल। अब बताएंगे कि जिन शीतलनाथ की मूर्ति को किसने कलिंग से लूटा था? तो जवाब होगा महापद्मनंद ने। कलिंग को किसने जीता था, मगध साम्राज्य में मिलाया था पूरी तरह से? तो जवाब होगा अशोक। तो ये पूरे के पूरे जो है आपने इस टॉपिक को समझा कि मौर्योत्तर काल में जो देसी जो शासक बने उन चीज़ों को समझा। अगले वीडियो के क्लिप में हम समझेंगे कि मौर्योत्तर यानी मौर्य वंश के समाप्ति के बाद जो विदेशी शासक आते हैं, खास करके हिंद यवन यूची कबीला से जो शासक आते हैं, जिसमें शक वगैरह आएंगे। इसमें देखेंगे कि आगे हम समझेंगे कि जो बैक्टीरिया से आते हैं, बैक्टीरिया हालांकि एक प्रांत है जो यूनान का प्रांत है, वहाँ से आप देखेंगे कि डेमेट्रियस आता है। उसी तरीके से आप देखेंगे यूक्रेटाइट आता है और उसके बाद उसमें प्रतापी शासक के रूप में मिनांडर आते हैं। उसके बाद पहलव शासक होंगे। तो उन सारे टॉपिक को जो है हम अगले वीडियो के क्लिप में समझेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास के लिए। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।